बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद इजाज़ महारवी, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम पीपीएससी लेक्चर इन मैथमेटिक्स 2017 के पेपर के सॉल्यूशन को लॉजिकली और सिंपलेस्ट वे में हल करने जा रहे हैं। टॉपिक टोपोलॉजी है, लेवल बीएससी है। क्वेश्चन नंबर 1, द पावर सेट पी एफ एक्स ऑफ नॉन एम्प्टी सेट इज। किसी भी नॉन एम्प्टी सेट पे पावर सेट को क्या कहा जा सकता है। हमारे पास जो चार ऑप्शन है वो टोपोलॉजी के हवाले से हैं। पहला स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी बताया गया, दूसरा टोपोलॉजी नहीं है नॉन एम्प्टी सेट एक्स पे, तीसरा लार्जेस्ट टोपोलॉजी है जो कि एक्स के लिए बता रहा है, और चौथा ऑप्शन जो है वो नॉन ऑफ दिस का है। अब सबसे पहले आपने इस बात को फोकस करना है कि जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें लॉजिक्स क्या दी गई है। जो लॉजिक्स यहाँ पे है वो पावर सेट है, तो पावर सेट से कौन सी टोपोलॉजी जनरेट होगी, कोई ना कोई हमारे पास रिजल्ट में टोपोलॉजी आएगी। अब इसमें देखें कि जो हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं बी नॉट टोपोलॉजी ऑन एक्स और नॉन ऑफ दिस, ये दोनों ऑप्शन हमारे पास जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास पहला ऑप्शन रह गया फर्स्ट स्मॉलेस्ट का और सी थर्ड जो है वो लार्जेस्ट का। तब इसमें हम इसकी असल बेसिक डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं। तो वो कौन सी टोपोलॉजी है जो पावर सेट पे डिफाइन होती है। अगर टॉप पावर सेट ऑफ एक्स के बराबर हो, सच टोपोलॉजी इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजी। इसको डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं नॉन एम्प्टी सेट पे। और ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी बेसिकली लार्जेस्ट टोपोलॉजी भी कही जा सकती है, क्योंकि जो हमारे पास पावर सेट होता है वो दिए गए सेट के तमाम सबसेट पे मुश्तमिल होता है, इसलिए वहाँ से जो भी टोपोलॉजी जनरेट होगी उसको डिस्क्रीट के भी कहते हैं और उसको लार्जेस्ट टोपोलॉजी भी कहा जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो लार्जेस्ट टोपोलॉजी ऑन एक्स है। अब हम सेकंड एमसीक्यूज देखते हैं, उसकी स्टेटमेंट क्या है। इफ़ टावन एंड टाटू आर टू टोपोलॉजीज ऑन एक्स, अगर किसी भी नॉन एम्प्टी सेट पे टू हमने डिफ़ाइन किए हैं, एक टावन पे टोपोलॉजी डिफ़ाइन की गई है और एक टाटू पे, सच डैट टावन कंटेन टाटू, अगर टावन जो है वो टाटू में कंटेन करे सबसेट हो, देन हमारे पास फोर ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन ये बताया गया है कि टाटू इज़ फाइनर देन टावन, टाटू फाइनर टोपोलॉजी है टावन से। सेकंड में टाटू जो है वो टावन में कंटेन करता है, थर्ड टावन फाइनर है, और फोर्थ वन पॉइंट जो है वो नॉन ऑफ दीज है। अब हम इसकी बेसिक डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं कि अगर दो किस टोपोलॉजीज़ हमारे पास हों, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट पे डिफाइन हो, टावन अगर टाटू में कंटेन करता है तो अंडरस्टूड बात है ये स्मॉलेस्ट सेट है जो टोपोलॉजी को हमने डिफाइन किया है, ये कंटेन किस में करता है टाटू के अंदर, तो ये स्मॉलेस्ट होगा। तो इससे टोपोलॉजी भी जो जनरेट होगी उसको कोर्सर भी कहते हैं, वीकर भी कहते हैं, स्मॉलर भी कहते हैं। तो इससे टाटू जो है वो बड़ा सेट है जो टॉप पे डिफाइन किया है, इससे जो टोपोलॉजी हमारे पास जनरेट होगी वो फाइनर होगी, लार्जर होगी या स्ट्रांगर होगी। तो यहाँ से हमारे पास जो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन एक्यूरेट है, टाटू इज़ फाइनर दैन टावन। इसके बरक्स अगर आप ये देखें कि टाटू कंटेन टावन अगर आ जाए इसके बरक्स, तो जो टोपोलॉजी कंटेन करेगी वो स्मॉलर होगी और जिसमें वो सेट मुश्तमिल होगा उसको लार्जर कहते हैं या स्ट्रॉन्गर कहते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टावन टाटू में कंटेन करता है, इसलिए टाटू इज़ कॉल्ड फाइनर टोपोलॉजी दैन टावन, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा एक्यूरेट माना जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू ये है, अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए का मेंबर है, इज सेट टू बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, उसको ए का इंटीरियर पॉइंट हम कहेंगे इफ़ अगर देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, वहाँ पर कोई ओपन सेट यू हो, सच डैट हमने इसकी ऑप्शन देखने, फोर ऑप्शन है। एक्स बिलोंग टू यू, यू इज़ अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन यू, डिफरेंस एक्स इज इक्वल टू फाइव, यू सबसेट ऑफ ए है, और नॉन ऑफ दिस। ये फोर ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो हम देखते हैं कि अ पॉइंट एक्स बिलोंग टू ए इज सेट टू बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, अगर उस पॉइंट एक्स को जो ए का मेंबर है उसको इंटीरियर पॉइंट तब कहेंगे कि वो पॉइंट एक्स जो है इफ़ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट यू, कि वो पॉइंट उस ओपन सेट को बिलोंग करे, सच डैट एक्स यू को बिलोंग करे, यू एक ओपन सेट है और ए का सब ए जो है यू ए का सबसेट है,
तो वो पॉइंट किसी ओपन सेट को बिलोंग करे और वो ओपन सेट जो है वो ए का सबसेट हो, तो हम कह सकते हैं कि एक्स जो है ए के इंटीरियर पॉइंट पे है। इस फिगर में भी देख रहे हैं कि ए हमारे पास कोई स्पेस है और यू उसका को ओपन सेट है और एक्स उसको बिलोंग करता है। याद रहे कि वो ओपन सेट अगर ए का सबसेट बनता है तो हम कह देंगे कि एक्स जो है वो इंटीरियर पॉइंट है। इसलिए बाय डेफिनेशन भी हम कह सकते हैं कि वो फर्स्ट पॉइंट जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू इज अ पॉइंट एक्स ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स वटा, एक्स कोई टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स वटा का मेंबर है, पॉइंट है, इस सेट टू बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सबसेट ए ऑफ एक्स। उसको हम किसी भी एक्स के सबसेट का तब हम लिमिट पॉइंट कहेंगे, डैट इज़ ए सबसेट ऑफ एक्स है। तो एक्स जो है इफ़ क्या कंडीशन है, कब लिमिट पॉइंट कहेंगे, इफ़ फॉर एवरी ओपन सेट यू, अगर वहाँ पर कोई ओपन सेट हो और वो एक्स उस ओपन सेट को बिलोंग करे तो कौन सी कंडीशन होगी, किस कंडीशन के तहत हम कह सकते हैं कि वो पॉइंट एक्स जो है वो एक लिमिट पॉइंट है। पहली ऑप्शन ये है कि ए इंटरसेक्शन यू में से उसी पॉइंट को माइनस किया जाए तो रिजल्ट फाई के बराबर है। सेकंड ऑप्शन उसी सबसेट एक इंटरसेक्शन यू लें, यू में से वो पॉइंट माइनस करें और नॉन एम्प्टी है। थर्ड ए और यू का इंटरसेक्शन फाई है और फोर्थ ऑप्शन नॉन ऑफ दीज है। अब इसमें देखेंगे कि यही रिजल्ट बेसिकली एक डिफाइन को जो है वो शो कर रहा है कि लिमिट पॉइंट क्या होता है, चाहे मैट्रिक्स स्पेस हो या हमारे पास जनरल टोपोलॉजी हो। लेट ए बी द सबसेट ऑफ एक्स, ए अगर कोई एक्स का सबसेट है, अब पॉइंट एक्स, कोई भी पॉइंट एक्स जो कैपिटल एक्स का स्पेस का पॉइंट है इज़ कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ ए, उसको ए का लिमिट पॉइंट कहेंगे। ए चूँकि एक्स का सबसेट है, क्या कंडीशन है कि एक्स को हम ए का लिमिट पॉइंट कहेंगे, ये कंडीशन बताई जा रही है कि इफ़ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट यू, वहाँ पर कोई ओपन सेट यू एग्जिस्ट करे और वो एक्स जो है ये जहन में रहे एक्स यू को बिलोंग करे, और जब एक्स यू को बिलोंग करेगा तो यू का फिर हमने ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, जो कंडीशन बता दी गई है सच डैट, यानी उस यू का ए के साथ इंटरसेक्शन लें और जिस पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट साबित करने जा रहे हैं उस पॉइंट को ए में से माइनस करें। ए में से जब माइनस करेंगे तो रिजल्ट नॉन एम्प्टी आना चाहिए। तो यहाँ से बात यही कंडीशन है हमारे पास लिमिट पॉइंट की कि वो पॉइंट किसी ओपन सेट को बिलोंग करे और उस ओपन सेट का हम इस सबसेट के साथ इंटरसेक्शन लें और उस सबसेट में वो पॉइंट नहीं होना चाहिए, उसको माइनस करें तो इंटरसेक्शन में कुछ पॉइंट्स आ जाएं, उसका रिजल्ट नॉन एम्प्टी आए तो उसको लिमिट पॉइंट कहते हैं, और अगर फाई आ जाए तो लिमिट पॉइंट नहीं कहते। इसलिए ये ऑप्शन भी जो है एलिमिनेट हो गया। हमारे पास एक्यूरेट आंसर जो है वो बी में आ रहा है, इसलिए बी इज़ करेक्ट आंसर। Next question is a point x belong to A is said to be interior point of A। कोई भी पॉइंट जो A को बिलोंग कर रहा है उसको कब हम एक इंटीरियर पॉइंट कहेंगे, इफ़ अगर देर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, कि वहाँ पर कोई ओपन सेट एग्जिस्ट करे जिसको यू कहते हैं, सच डैट, तो इंटीरियर पॉइंट के लिए क्या कंडीशन होगी। तो इसके पास हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो इसके और जो रिजल्ट है बेसिकली यहाँ से इसके डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है। अ पॉइंट एक्स बिलोंग टू ए इज सेड टू बी इंटीरियर पॉइंट, उसको इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। इफ़ अगर वहाँ पर कोई ओपन सेट यू हो, कोई भी ओपन सेट हो यू, सच डैट कि वो पॉइंट यू को बिलोंग करे और यू ए का सबसेट होगा, तो अंडरस्टूड बात है। इंटीरियर पॉइंट का मतलब होता है कोई भी पॉइंट किसी स्पेस के इन साइड लाई करे। तो जब पॉइंट वो किसी ओपन सेट को बिलोंग करेगा और वो ओपन सेट अगर ए का सबसेट है तो हम कह देंगे कि एक्स जो है वो ए का इंटीरियर पॉइंट है। इन फोर्थ ऑप्शन में से ऑप्शन ए जो है इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड ई, एंड टास्क के ऊपर जो डिफाइन किया जा रहा है फाई बी ए डी, ए बी डी, ए सी डी ई एंड एक्स, ये टा के मेंबर्स हैं जो सेट की सूरत में हैं। और इफ़ अगर ए जो है ए बी और सी इसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं, ए 3 पॉइंट्स के ए में से 3 पॉइंट्स जो है वो क्वेश्चन में दिए गए हैं, देन हमने क्या करना है, देन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। अभी हमने रिसेंटली पिछले क्वेश्चन के अंदर इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए की डिफाइन को अंडरस्टैंड किया। अब उस हवाले से देखते हैं कि पहला ऑप्शन ए है, बी है, सी है। चूँकि हमने इंटीरियर की जब भी बात करते हैं ये बात वाज़ेह हो कि ए के जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हीं को चेक किया जाएगा। अब हम इसकी डिफाइन की तरफ मूव करते हैं, जो अभी बेसिक डेफिनेशन है इंटीरियर पॉइंट की कि एक्स किसी ओपन सेट को बिलोंग करेगा और वो ओपन सेट ए का सबसेट होना चाहिए, ये कंडीशन है इंटीरियर पॉइंट की। अब हमारे पास टा के मेंबर्स हैं बेसिकली
हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 एंड 6 हैं। अब पहले पॉइंट हम ए को चेक करते हैं, ए के कितने सेट हैं जो टा के मेंबर्स हैं, क्योंकि वो पॉइंट सबसे पहले ओपन सेट को बिलोंग करने चाहिए। टा के मेंबर्स को ओपन सेट कहते हैं। अब इस टा के अंदर वो ओपन सेट जो जिनको ए बिलोंग करता है, ए डी है और ए बी डी है, ए सी डी ई है और एक्स है, ये 4 हमारे पास टा के मेंबर्स हैं जिनको ओपन सेट कहते हैं। अब देखें, अंडरस्टूड बात है, ये चारों के चारों जो हमारे पास ओपन सेट हैं वो ए के सबसेट नहीं है, किसी भी सूरत में उनको सबसेट नहीं किया जा सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो चारों सेट 1 2 3 और 4 वो ए के सबसेट नहीं हैं। यहाँ जस्ट हमारे पास जो रिज़ल्ट है उसमें एक ही शो किया गया है, बल्कि लिहाजा ए डी के साथ साथ ये ए बी डी भी होगा, ए सी डी ई भी होगा और 4th एक्स है। तो चारों जो ओपन सेट हैं ए के सबसेट नहीं होंगे, इसलिए ये जो है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है। ये ऑप्शन जो है एलिमिनेट होगी। सेकंड बी की तरफ जाते हैं हम। बी जो है इसमें ओपन सेट देखें जो बी पे कंटेन जिनको बी बिलोंग करता है, बी आएगा, इसके बाद ए बी डी आएगा, इसके बाद हमारे पास एक्स आ जाएगा। ये 3 सेट हैं जिनको ये बी पॉइंट जो है बिलोंग कर रहा है। तो हम देखते हैं इनमें से ये दोनों सेट ए बी डी और एक्स, ये दोनों जो हैं हमारे पास ए के सबसेट नहीं है, जबकि एक पॉइंट हमारे पास ऐसा ओपन सेट आ रहा है, बी इस ओपन सेट बी को बिलोंग करता है और ये ए का सबसेट भी है, क्योंकि ए के अंदर ए बी और सी हैं। तो ये रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बी जो है इसका इंटीरियर पॉइंट है। इसी तरह सी को देखेंगे तो उसमें हमारे पास जो सेट आ रहे हैं वो बेसिकली ए सी डी और एक्स हैं, ये भी ए के सबसेट नहीं बनते। यहाँ से बात क्लियर होगी कि ओपन सेट की डेफिनेशन को यही पॉइंट बी जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बी जो है इसका इंटीरियर पॉइंट है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सीक्वेंस एक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स व डी इज सेड टू बी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। आम रूटीन में हम सीक्वेंस को कन्वर्जेंट तब कहते हैं जब उसका कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करे। उसकी कंडीशन क्या है? इफ़ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट सच दैट एन इज़ ग्रेटर देन एन नॉट। तो इसको स्टेटमेंट को जो सीक्वेंस की है एक्शन को हमने बताना है मैट्रिक्स स्पेस के अंदर, उस एक्शन सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होगा, कंडीशन उसने दे दी है। इसको हम डेफिनेशन से जो है अंडरस्टैंड करेंगे कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। वैसे तो हम जानते हैं कि ऐसा सीक्वेंस जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है डेफिनेट रियल नंबर पे, उसको कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। आ सीक्वेंस एक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स व डी इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर होता है जिसकी वैल्यू 0.01 001 0.01 समथिंग हो सकती है, पॉजिटिव रियल नंबर होता है वेरी स्मॉल, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉट सच दैट। तो ये बेसिकली एक्स जो है हमारे पास रिजल्ट जो आ रहा है सीक्वेंस का, ये लिमिट के तौर पे आ रहा है। डिस्टेंस ऑफ एक्सन और एक्स का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से हमेशा लेस होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट। ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो है वो डेफिनेशन है। तो जब ये कंडीशन आएगी हमारे पास तो इन 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है जो बेसिकली इस स्टेटमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन, किसी भी स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन के लिए ax + b = 0, ये बेसिकली लीनियर इक्वेशन की जनरल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो अब पहले देखें कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इफ़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ 1, किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री जब 1 होती है उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और साथ ही ये कंडीशन होती है कि लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 कैसे रहेगी, तो ax + b = 0। अगर a = 0 हो जाएगा तो हमारे पास ये लीनियर नहीं रहेगी, क्योंकि इसकी डिग्री अब 1 है। डिग्री बेसिकली मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की, यहाँ 0 है x की पावर, यहाँ 1 है तो 1 है। अगर a को 0 करते हैं हम तो पीछे कांस्टेंट रह जाएगा, उसको लीनियर इक्वेशन नहीं कहा जा सकता। इसलिए b भी अगर 0 हो जाए, b 0 हो सकता है लेकिन a 0 नहीं होगा। अगर a यहाँ 4 आ जाए, 3 आ जाए, 5x + 4 आ जाए तो पहला a जो है हमारे पास 0 अगर होगा तो वो लीनियर नहीं रहेगी, इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। b अगर 0 भी हो गया तो 5x = 0 अगर आ जाए तब भी ये लीनियर रहेगी। इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है वो ये है कि a ≠ 0, a 0 नहीं होगा, b 0 हो सकता है, a इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिग्री ऑफ पी एफ एक्स, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। इस पॉलिनोमियल ये नीचे दी गई है 5x² 4y² + 3x² + 5y इज, ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इसका कंसेप्ट देखते हैं कि डिग्री क्या होती है। पॉलिनोमियल इज गिवन है 5x² 4y² + 3x² + 5y, ये 3 टर्म्स हैं बेसिकली इस अलजेब्रे के अंदर।
तो डिग्री बेसिकली होती है वेरिएबल्स की पावर अगर आ रही है उनका सम लेंगे हम, 4 + 2 6 हो जाएगी। इस टर्म की अगर लेंगे तो इसकी 2 आ जाएगी, इसकी 1 है। तो बेसिकली डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन की, हर टर्म की देखेंगे तो मैक्सिमम टर्म जो है आ रही है पहले उसकी डिग्री 6 है, इसलिए मैक्सिमम जो है इस टर्म की पावर को देखा जाएगा। यही बेसिकली हमारे पास डिग्री है और जो ऑप्शन नंबर बी में दी गई है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय इट्स फैक्टर, जब किसी पॉलिनोमियल को उसका फैक्टर डिवाइड करेगा या उसके फैक्टर पे डिवाइड किया जाता है, देन रिमाइंडर क्या होगा, आर रिमाइंडर को कहते हैं। पहला ऑप्शन है 1 है, फिर 0 है, नेगेटिव इंटीजर है, नॉन ऑफ दीज है। अब हम इसके थ्योरम की तरफ जाएंगे। इसका कॉन्सेप्ट फैक्टर थ्योरम में डिफाइन है कि x - a इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ पी एफ एक्स इफ़ एंड ओनली इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा। बेसिकली एफ ऑफ ए जो है सैद्धांतिक डिवीजन में ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, आर एफ ऑफ ए के इक्वल आता है, इसलिए फैक्टर वो हमारे पास स्मॉलर पॉलिनोमियल होती है जो गिवन पॉलिनोमियल को मुकम्मल तौर पे डिवाइड करती है। जब वो मुकम्मल तौर पे डिवाइड करेगी तो अंडरस्टूड बात है उसका रिमाइंडर हमेशा इक्वल टू 0 आएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि आर इक्वल टू 0। ये एग्जांपल भी दी गई है कि इसमें अगर कोई फैक्टर हम डिफाइन करते हैं कि मिसाल के तौर पे इसका फैक्टर जो है x - 1 है, सिंपल डिवीजन में भी इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये हमारे पास फैक्टर थ्योरम के कंसेप्ट के मुताबिक देख रहे हैं, तो ये रिजल्ट हमारे पास आएगा। इसको 1 पुट कर देंगे, यहाँ से x की वैल्यू 1 आएगी, तो रिजल्ट आपके सामने 0 के बराबर आ रहा है। इसलिए फैक्टर थ्योरम के मुताबिक कोई भी फैक्टर तब कहलाएगा किसी अनदर पॉलिनोमियल का जब वो फैक्टर मुकम्मल तौर पे पॉलिनोमियल को डिवाइड करे, इसलिए रिमाइंडर हमेशा इक्वल टू 0 आएगा, जिसको एफ ऑफ ए कहते हैं। इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी होगी। नेक्स्ट MCQs इज लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 13। G को ऐसा ग्रुप है जिसका ऑर्डर 13 है, तो इसके 4 ऑप्शन है कि G साइक्लिक नहीं है, G एबिलियन नहीं है, G कम्यूटेटिव है, और चौथा जो है वो नॉन ऑफ दीज है। अब इसकी स्टेटमेंट ये है कि बेसिकली साइक्लिक ग्रुप जो है यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप नहीं बल्कि ग्रुप दिया गया है। हमने ग्रुप जो है ऑर्डर 13 का डिफाइन किया कि x सच दैट x बिलोंग टू C कॉम्प्लेक्स नंबर है। x का ये रूट का फार्मूला है जो हमने BSc लेवल पे अंडरस्टैंड किया। x13 इज इक्वल टू 1, तो इसका ऑप्शन जो है इसको अगर हम एवेल्यूएट करें तो ये रिजल्ट बनता है। और k की वैल्यू चूँकि 13 पे जाना है तो 0 से लेकर 12 तक जाएंगे, तो इसके ऑप्शन के लिए ये थ्योरम ही हमारी हेल्प करेगा कि वी नो डैट के जो ग्रुप है ऑर्डर 13 साइक्लिक ग्रुप जो है वो अबिलियन होता है। वी नो डैट अ साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन, और अबिलियन ग्रुप वो होता है जिसके अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। इसलिए हमारे पास जो है ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ जो है होल्ड करेगा, इसलिए हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा कि अबिलियन ग्रुप जो है कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ऑल ए बी, 2 पॉइंट्स हमारे पास, बिलोंग्स टू जी, देन जी इज ए बी होल स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो रिजल्ट आता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हमने बताना है कि जी क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में जी साइक्लिक है, सेकंड में बताया गया कि मे बी अबिलियन भी हो सकता है, थर्ड में जी इज़ अबिलियन, फोर्थ में इनका ऑप्शन नहीं बताया गया। अब हम इसके सोल्यूशन को देखते हैं कि जी ग्रुप बताया गया है, हमने देखना कि ग्रुप की टाइप कौन सी है। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी बिलोंग टू जी, ग्रुप के अंदर 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्लियर लॉ होल्ड करता है, उसके अंदर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, ये दोनों नंबर्स का अगर प्रोडक्ट भी लें 100 मल्टीप्लिकेशन तो जी को बिलोंग करना चाहिए। एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करना चाहिए। जब क्लियर लॉ होल्ड करेगा तो अंडरस्टूड बात है एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। थर्ड, हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। और फोर्थ जो है आइडेंटिटी एलिमेंट जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है वो एग्जिस्ट करेगा। अब हम देखते हैं, चूँकि ये हमारे पास ऑप्शन में अबिलियन ग्रुप भी बताया गया है। अबिलियन ग्रुप वो होता है जिसके अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। पहला हम देखते हैं कि जी गिवन ग्रुप है, हम देखते हैं कि इसके मेंबर्स को देखते हैं, चेंज करते हैं कि बी को अगर ए चेंज कर दें तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक ए बी की जगह ए आ जाएगा, तो रिजल्ट बन गया ए स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर आ जाएगा। चूँकि अगर हम देखें तो एवरी मेंबर जो है वो अपने ही मेंबर का जो है अपने आप को अगर मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 1 आता है। आइडेंटिटी एलिमेंट को डिफाइन कर रहा है, लिहाजा 1 इज इक्वल टू ए, और ए जो है दोनों का प्रोडक्ट जी को बिलोंग करता है। यहाँ हम देखते हैं कि अगर बी को हम चेंज कर दें, इसी स्टेटमेंट को देखें ए बी के स्क्वायर को, तो ए बी मल्टीप्लाई ए बी
तो ये ए स्क्वायर है तो ए आ जाएगा, ये बी स्क्वायर है तो यहाँ से कैंसिलेशन ला के मुताबिक लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन ला के मुताबिक ए से कैंसिल हो जाएगा, बी बी से, ये आ गया बी ए इज इक्वल टू ए बी। चूँकि ग्रुप पहले ऑलरेडी था, अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हो गई है, तो जो ग्रुप कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करता है उसको अबिलियन ग्रुप कहते हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, जी इज अबिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, एक ऐसा यूनिट मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर एन हो, हैज़ रैंक, उसका रैंक क्या हो सकता है? ऑप्शन में बताया गया है 0, कैपिटल एन, 1 और नन ऑफ दीज। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं कि रैंक होता क्या है। बेसिकली जब मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में या रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो एट द एंड ऑफ द सोल्यूशन जितनी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ रहती हैं उनको रैंक बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि रैंक क्या है, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ इन एक्लन या रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है बेसिकली रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म को शो करता है। अगर हम फाइनाइट ऑर्डर एन का भी लेंगे तो हमारे पास जब ये फॉर्म बन जाएगी तो हमारे पास अगर एन ऑर्डर का है हमारे पास मैट्रिक्स तो उसके अंदर नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ बेसिकली स्मॉल एन ही होंगी। अगर जवाब आंसर में स्मॉल एन दिया गया है तो उसका रैंक एन होगा। चूँकि यहाँ स्मॉल एन नहीं दिया गया, कैपिटल एन है, इसलिए इसका आंसर जो है वो हमारे पास बेसिकली माना जाएगा कि तीनों में से कोई भी नहीं है, लिहाजा हमारे पास जो ऑप्शन है वो डी आएगा, नॉन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट जो है वो दिए गया है मैट्रिक्स ए का, डैट इज़ क्या है, इफ़ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 हो देन ए डिटर्मिनेंट की पावर 5 किसके इक्वल होगा रिजल्ट। इसका हम सोल्यूशन बड़ा इजी है, सिंपल वे में है कि डिटर्मिनेंट का रिजल्ट 2 दिया गया है, ए डिटर्मिनेंट की पावर 5 है तो उसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट 2 है तो 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। लिहाजा इन ऑप्शन में 32 बी पे दिया गया है, लिहाजा आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, कि नॉर्मल और टेंजेंट किसी भी सर्कल पे डिफाइन किए जाएं, ड्रा किए जाएं एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और कितने पॉइंट्स पे वो डिफाइन अपना हमारा रिजल्ट आएगा कि नॉर्मल और टेंजेंट ऑफ सर्कल किसी पॉइंट पे ड्रा किए जाएं तो उनका रिलेशन क्या होगा। ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि टेंजेंट और नॉर्मल का आपस में क्या रिलेशन है, उनके बिटवीन एंगल क्या है, ये बताना है हमने। क्या वो पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, बोथ ए एंड बी हैं, या उनमें से कोई भी नहीं है। अब देखें कि बेसिक हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है सर्कल का, सर्कल के ऊपर जब हम कोई टेंजेंट डिफाइन करते हैं तो वो सिंगल पॉइंट पर डिफाइन होता है। पी हमने जिस तरह ये टेंजेंट लाइन डिफाइन की गई है, जब नॉर्मल लेंगे इस पॉइंट के ऊपर तो बेसिकली 90 डिग्री के एंगल पे जो है वो पी पे होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नॉर्मल और टेंजेंट के बिटवीन हमेशा एंगल 90 डिग्री का होगा और उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन जनरेटेड बाय, एक ऐसा साइक्लिक ग्रुप जिसका ऑर्डर एन हो तो वो कितने एलिमेंट्स से जनरेट हो सकता है। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि कितने एलिमेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन में n एलिमेंट्स, बी में n-1 एलिमेंट्स, सी में 1 एलिमेंट और डी में नॉन ऑफ दिस। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम इस अंदाज में एग्जांपल के थ्रू करते हैं कि C4 कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। C4 इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू सी सच डेट एक्स की 4 इज इक्वल टू 1, ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला है। यहाँ से हम इसके जब रूट निकालते हैं तो 4 ऑप्शन आते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करें 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। अब हम इसके जनरेटर ढूंढते हैं कि साइक्लिक ग्रुप के लिए तो ये कंडीशन होती है कि वो सिंगल नंबर से जनरेट होता है, जबकि उसने यहाँ 4th ऑर्डर का रिजल्ट जो है वो मांगा है क्वेश्चन के अंदर। अब हम एग्जांपल में जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तो ये C4 है हमारे पास साइक्लिक ग्रुप, 4 मेंबर हैं इसके। हम देख रहे हैं इसमें कि किस एलिमेंट से, कितने एलिमेंट से ये जनरेट हो रहा है। ये हमारे पास रिजल्ट साइक्लिक ग्रुप का आयोटा और माइनस आयोटा की पावर्स को देखेंगे, 0 लेंगे 1 आ जाएगा, 1 लेंगे पावर आयोटा आ जाएगा, फिर स्क्वायर लेंगे -1 क्यूबिक लेंगे। तो बेसिकली सारे के सारे पावर्स पे देखें तो ये चारों एलिमेंट्स इस आयोटा से जनरेट हो रहे हैं। इसके बरक्स अगर हम देखें कि आयोटा से तो जनरेट हो रहे हैं तो माइनस आयोटा के साथ भी पावर लेके देख लें तो बेसिकली आर्डर वो होता है। तो माइनस आयोटा की पावर 0 लेंगे तो रिजल्ट 1 आ जाएगा, इसलिए पावर 1 लेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा। सिमिलरली स्क्वायर लेंगे, पावर क्यूबिक लेंगे, वही 4 मेंबर बन रहे हैं। यहाँ से ये बात क्लियर होगी कि साइक्लिक ग्रुप है, फाइनाइट ऑर्डर हमने चूज़ किया है क्योंकि यहाँ भी फाइनाइट ऑर्डर बता दिया गया है। तो फाइनाइट ऑर्डर हमने लिया साइक्लिक ग्रुप का एग्जांपल में, तो उसके कितने जनरेटर साबित हो गए, 2। कौन कौन से, आयोटा और माइनस आयोटा। अब हमने देखना है कि क्या इसके नंबर ऑफ जनरेटर C4 के
जो साइक्लिक ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर पे है उसके 2 जनरेटर हैं, क्या इनमें ऑप्शन है? इसमें n है, इसमें n-1 है, इसमें 1 है, तो कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, एक्स का कोई भी सबसेट जो स्पेस का सबसेट होगा टोपोलॉजिकल स्पेस का इज सेड टू बी डेंस। कब हम कह सकते हैं कि वो डेंस है? इफ अगर ये 4th ऑप्शन गिवन है तो हम देखते हैं सोल्यूशन में कि डेंस सबसेट क्या होता है मैट्रिक्स स्पेस के अंदर, ये जनरल टोपोलॉजी के अंदर। लेट ए बी द सबसेट ऑफ एक्स ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स बटा इज सेड टू बी डेंस कहेंगे। उसको डेंस तब कह सकते हैं कि उसका जो क्लियर है, एक लेयर जो है वो टोटल स्पेस के इक्वल आ जाए, चाहे वो मैट्रिक्स स्पेस हो या जनरल टोपोलॉजी हो। रियल लाइन के ऊपर हम देखते हैं कि रैशनल और इरेशनल की यूनियन लें तो आर आता है, तो ये रैशनल नंबर्स को जो है वो या इरेशनल नंबर को डेंस सबसेट के तौर पर डिफाइन किया जा सकता है कि इसकी यूनियन जो है वो बेसिकली रैशनल और इरेशनल की आर बनती है। तो यहाँ से डेफिनेशन में बात क्लियर होगी कि जिस का क्लियर जो है, जिस सबसेट टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का जो सबसेट होगा उसका क्लियर अगर लें और वो रिजल्ट टोटल स्पेस की इक्वल आ जाए तो उसको हम कहेंगे डेंस इन 4th ऑप्शन में से, क्योंकि ऑप्शन सी जो है वो एक्यूरेट, इस कंडीशन के मुताबिक एक्यूरेट नज़र आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर।